9 मई के वाक़यात का तयन करना और उसमें कि 9 मई जो हुआ उसका मास्टरमाइंड कौन है, मंसूबा साज कौन है, सहूलतकार कौन है, और या किसी गैर मुल्की सियासी जमात से माली मदद ले रही हो। जो है इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस जाएगा और उस रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करेगी, उन तमाम शवाहिद का जायजा लेकर सरगर्मियों में मुलव्वस हो। और तीसरी जो है इसके अंदर जो कंडीशन है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो। अस्सलाम नाज़रीन, उसाफ और एबीएन डिजिटल में खुश आमदेद। आज का सबसे अहम सवाल जो हर जगह पूछा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन 9 मई इंसिडेंट्स कायम की है, क्या इस कमेटी के क़याम का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन से पहले पाबंदी लगाना है और उनको न सिर्फ इलेक्शन से आउट करना बल्कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जितने भी उनके नुमाइंदे हैं, हाँ वो सेनेट के अंदर है या वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर है, क्योंकि सूबाई असम्बली कौमी असम्बली तो इस वक्त नहीं है, उनको उन असम्बलियों से, उन इदारों से भी निकालना है। ये बड़ा अहम सवाल है जिसका आज हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई आइन और कानून के तनाज़ुर के अंदर सियासी जो मारूजी हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसके नतीजे में कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकें। अगर आप इस कमेटी को देखें, 4 रुकनी कमेटी है जो लॉ मिनिस्टर की सरबराही में है। इसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर इत्तलात और इंसानी हकूक़ के वज़ीर जो हैं ये शामिल हैं। इसको कहा गया है कि 14 दिन के अंदर ये अपनी रिपोर्ट पेश करे। आज 6 जनवरी है, 20 जनवरी तक ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और जो इलेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 212 के तहत 3 बड़ी रीजंस होती हैं जिन रीजंस की बुनियाद के ऊपर किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगाई जा सकती है। पहली कि वो गैर मुल्की मदद हासिल कर रही हो, माली मदद हासिल कर रही हो, और इसमें जो तशरीह की गई है उसकी 3 वजूहात दी गई है। तो 3 जो है कि गैर मुल्की हुकूमत से पैसे ले रही हो, या किसी गैर मुल्की सियासी जमात से माली मदद ले रही हो, या किसी दूसरे मुल्क से मदद ले रही हो। तो ये 3 रीजन हैं, उसके तनाजुर में किसी भी पार्टी को पाबंदी लगाई जा सकती है। और दूसरा कि वो मुल्की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ जो है सरगर्मियों में मुलव्वस हो। और तीसरी जो है इसके अंदर जो कंडीशन है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो। तो ये 3 रीजन हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ पे जो पहली तो नहीं लेकिन दूसरी और तीसरी जो वजह है, कौमी सलामती और जो खुद मुख्तारी है, उसके खिलाफ सरगर्म होना कि जो शोहदा की यादगारें थीं या जो फौजी तनसीबात थीं या हमारे जो PF बेसिस के ऊपर जो जहाज़ के मॉडल्स लगाए गए थे कि उनको जिस तरह से आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई, वो कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के तनाजुर में उसको अटैच किया जा रहा है। और फिर जो जलाओ घेराव हुआ उसको दहशतगर्दी के साथ शामिल किया गया। तो इन दो के तनाजुर में इसको निशाना बनाया जा रहा है। अब ये कमेटी के जो TORs अगर देखें तो बड़े इसके अंदर बड़ी चीज़ें वजाहत के साथ सामने आ रही होती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो एक तसलसल के साथ 9 मई के बाद एक बयानिया बनाया जा रहा है हुकूमत या PDM की तानिब से। पहला कि 9 मई के वाक़यात का तयन करना और उसमें कि 9 मई जो हुआ उसका मास्टरमाइंड कौन है, मंसूबा साज कौन है, सहूलतकार कौन है और अमल करने वाला कौन है। इसका दूसरा जो TOR में है वो है कि 9 मई की वजूहात का तज्जिया करना और जिम्मेदारी का तयन करना, इनके ये वजूहात क्या थी और जिम्मेदार कौन है। और फिर फौरी और जो लॉन्ग टर्म इसके मुज़मिरात हैं, जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, और इसका दोबारा ऐसे इकदाम ना हो जाएं उस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए, इसके ऊपर तजावीज़ जो है वो पेश की जाएँ। और पाँचवा इसका जो है वो नुक्ता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा लीगल रजीम है, कानूनी जो निज़ाम है, उसको मज़ीद कैसे मजबूत और मरबूत बनाया जाए। तो इससे ये दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ें अगर 20 जनवरी को कंप्लीट हो गए, कैबिनेट कमेटी जो है वो पेश कर देती है, 21 या 22 जनवरी को कैबिनेट वफाकी इजलास होता है और उसके अंदर ये लिंक किया जाता है इसको चेयरमैन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ या उनकी मरकज़ी लीडरशिप के साथ, और फिर ये जो मास्टरमाइंड मनसूबा साज, सहूलतकार और अमल करने वाली सारी चीज़ें करके, और ये इस्टेब्लिश किया जाता है जी कि ये बाकायदा एक मनसूबा बंदी के साथ तहरीक इंसाफ ने किया, उनके बानी चेयरमैन ने ये प्लान बनाया और फिर उसको अपनी फलां लीडर्स जो भी अरेस्ट हैं उनके ज़रिए जो ये सारा कुछ किया गया। तो इस तनाज़ुर के अंदर इसको कौमी सलामती और मुख्तारी और दहशतगर्दी मुलव्वस के वास्ते कैबिनेट फिर एक अप्रूवल देगी इसकी। अगर ये 22-23 जनवरी तक कैबिनेट मीटिंग होती है, उसकी अप्रूवल होती है, तो फिर एक डिक्लेरेशन जारी होगा वफाकी हुकूमत की जानिब से कि फ़लाँ जमात
इन इन वजूहात की बिना के ऊपर जो है कि इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। वो डिक्लेरेशन जब अनाउंस होगा तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर, अगर ये 24-25 जनवरी तक डिक्लेरेशन आ जाता है तो फिर 15 दिन के अंदर का मतलब है कि आपने अब 6 दिन जनवरी के अगर होते हैं, 6, 7, 8 दिन, तो 8 फरवरी से पहले जो है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस जाएगा और उस रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करेगी उन तमाम शवाहिद का जायजा लेकर कि क्या वाकई ये सियासी जमात इन तमाम सरगर्मियों के अंदर मुलविस थी, इतने ठोस शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर इसकी पाबंदी लगाई। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस डिक्लेरेशन को इंडोर्स करती है, तस्दीक करती है, तो फिर सियासी जमात पर पाबंदी लगती है। अगर वो नहीं करती तो फिर पाबंदी नहीं लगती। तो इसलिए ये बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ इंटेंशन ऐसी हैं कि इलेक्शन से पहले जो है कि इसका कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से लिया जा सके, और अगर इलेक्शन से पहले डिसीजन नहीं भी लिया जाता और बड़ी तादाद के अंदर तहरीक इंसाफ जो है कि वो अपना बल्ले का निशान भी बचा लेती है और फिर जीत जाते हैं, तो 8 फरवरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे तो फिर सेक्शन 213 जो इलेक्शन एक्ट का है वो ये कहता है कि जितने भी मुंतखब अरकान होंगे पार्लियामेंट के अंदर, असम्बलियों के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी पार्टी को अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है 212 सेक्शन के तहत, 213 के तहत, वो तमाम के तमाम उनके जो अरकान है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ दैट असम्बली, दैट लोकल गवर्नमेंट, दैट नेशनल असम्बली और सेनेट। तो अगर ये जीत भी जाते हैं और ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है रेफरेंस अपना दाखिल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर 8 फरवरी के बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई डिक्लेरेशन की वैलिडेशन करवाकर इन तमाम के तमाम को हलफ लेने से पहले ही या हलफ लेने के फौरी बाद जो है कि इनको वहाँ से फारिग कर दिया जाए। तो ये बज़ाहिर एक प्लान नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो कानूनी नुक्ता होगा, जो रुकावट बनेगा इस कार्रवाई के अंदर, वो ये है कि 9 मई को ये वाक़या हुआ। उसके बाद 3 महीने तक पीडीएम की गवर्नमेंट थी। जिस हुकूमत के दौर में ये वाक़या हुआ उस हुकूमत की कैबिनेट के अंदर ये मामला लाया गया, डिस्कस हुआ, लेकिन उस गवर्नमेंट ने इसको मुनासिब नहीं समझा कि ये कार्रवाई की जाए जो अब की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, केयर टेकर गवर्नमेंट ने 5 महीने गुजरने के बाद, इस वकूए को 8 महीने गुजरने के बाद, और केयर टेकर ने 5 महीने गुजरने के बाद, एन उस वक्त जब ये इलेक्शन प्रोसेस अपने अरूज पर है, अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, उस वक्त ये क्यों ऐसा किया। तो ये इंटेंशंस जो हैं ये बड़ा मैटर करेंगी और इसलिए इसको एक चैलेंज किया जा सकता है कि जो दूसरा फरीक है तहरीक इंसाफ का, वो फ्राम डे फर्स्ट ये कह रहा है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई। तो जब ये अगर रेफरेंस बनाया भी गया तो दूसरा फरीक कहेगा कि इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और उनके पास जो सबूत हैं, बकौल उनके कि उनके पास भी ऐसे सबूत हैं जो वो पेश कर सकते हैं अदालती कमीशन के सामने कि इसके अंदर वो नहीं, कोई दूसरा फरीक शामिल है। तो इसलिए वो एक बड़ा फैक्टर होगा जो इस कार्रवाई के अंदर रुकावट डाल सकता है और इसका दूसरा जो रुख है वो भी सामने आ सकता है। तो ये इस वक्त तक बज़ाहिर ये प्लान नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होगी, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।